नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मुलाकात। कहा, अपने मित्र राष्ट्रपति से मिलकर हुई खुशी। मैक्रों ने एक्स पर लिखा, पेरिस में स्वागत है मेरे दोस्त। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज से इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा, भारत के लिए अगले 2 दशक काफी अहम। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जबकि राज्यसभा में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। और महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ 74 लाख लोगों ने किया स्नान। कल माघ पूर्णिमा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए यातायात के विशेष इंतजाम। और खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। उन्होंने अपनी पेरिस यात्रा की झलकियों का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, नियंत्रण, सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने के लिए इस पर बेहतर चर्चा होनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर उत्सुक है कि उन्हें राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज कार्य योजना पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए ऐतिहासिक शहर मार्से की यात्रा भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जन्मदिन मना रहे हो, साहबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ तो सब धर्मों की बात होती है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को लेकर एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, पेरिस में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। साथ ही मैक्रों ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति समेत सभी भागीदारों का एआई एक्शन समिट में स्वागत किया है। तो आप देख सकते हैं दोनों वर्ल्ड लीडर्स की ये दोस्ती अपने आप में परिलक्षित होती हुई
और ये दशकों पुरानी दोस्ती है फ्रांस और भारत की। सामरिक, रणनीतिक लिहाज से और आर्थिक लिहाज से बेहद मजबूत माना जा रहा है ये दौरा। और प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस में मौजूद जो भारतीय समुदाय है उसने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यही उत्साह प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर भी लोगों में दिखाई दिया। यहाँ पे देख सकते हैं क्या जोश है प्रधानमंत्री के लिए। आप बताइए कैसा लग रहा था प्रधानमंत्री को देख के? जी ये जोश और उत्साह बिल्कुल पीक ऊपर है और मोदी जी को मिलने का उत्साह की तो कुछ बात ही नहीं हो सकती है। और मोदी जी जब से आए हैं तब से सनातन हिंदू मंदिर का पूरे विश्व में डंका बन रहा है हमारे सनातनी हिंदुओं का। और इधर पेरिस में भी बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग जुड़िए पेरिस। आप बताइए कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर? एक्साइटमेंट बस एक्साइटमेंट है। What about you? So happy to see the Prime Minister Modi. It's an honor. Thank you very much. Thank you. It is a proud moment. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि हम भी यहाँ पे पेरिस में रहते हैं। मोदी जी को देख के उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा हम तो यही चाहते हैं कि फ्रांस के भी प्रेसिडेंट मोदी जी क्रेज देखिए। We are IT guys. We welcome Modi ji for the IT AI summit here in Paris. और we represent the IT force working in Paris. हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम गुजरात को सपोर्ट करेंगे, पूरी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करेंगे। मोदी जी मेरे को जोश है, क्या जोश है देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पेरिस में और जोश जो है आपने सच में बोल रहा है पेरिस से। क्या पर्सन राकेश के साथ में तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस में अपने समकक्ष जीन नोएल बेरॉट से मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि मुलाकात में एआई और नवाचार के साथ साथ कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय व्यापक सहयोग पर चर्चा हुई। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के बारे में भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा मजबूत समागम हमारी रणनीतिक साझेदारी की ताकत और सहजता को दर्शाता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे संसद से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। वेलकम द वन एंड द ओनली दीपिका पादुकोण। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। मैं हमेशा सोफास पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। सो ऑलवेज एक्सप्रेस योरसेल्व्स, वेदर इट्स विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, टीचर्स, journaling is a great way to express yourself. मैं बस काम करती गई और एक दिन ऐसे आया जब मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। So I want you all to visualize one strength that all of you think you have and write it down. How amazing this activity is. You realize there are so many things that you're actually good at. I want you guys to tell us, what did you learn today? To always carry a smile on your face. You just have to look into yourself and find your biggest strengths. I would also like to thank the Honorable Prime Minister for giving us this platform to really come out as exam warriors and not warriors. I want to wish all of you the very best, and to do your best, take adequate rest. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं संसद से जुड़ी हुई, जहां बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ने मालदीव से आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। ये
प्रतिनिधिमंडल भारतीय संसद की कार्यवाही देखने के लिए आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतिनिधिमंडल का सदन में स्वागत किया। मजलिस के स्पीकर श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में मालदीव गणराज्य का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भारत मालदीव संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मालदीव की संसद, वहाँ की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं। इसके पश्चात लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे। लोकसभा में आज आम बजट 2025-26 पर चर्चा चल रही है। चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इस समय उच्च सदन में प्रश्नकाल चल रहा है। साथ ही राज्यसभा में बजट पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त संसद के बजट सत्र का पहला भाग चल रहा है। ये भाग गुरुवार 13 फरवरी को समाप्त होगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले महीने 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी। और संसद से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता ऋषि सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि बजट पर तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन जो मालदीव से संसदीय प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है हमारी संसद की कार्यवाही को देखने के लिए, ये अपने आप में गौरव का पल होता है क्योंकि कई बार कई देशों के जो सांसद हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल हैं, वो भारत के इस लोकसभा के लोकतंत्र के इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं कि किस तरह से संसदीय कार्यप्रणाली को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल ये गौरव के क्षण होते हैं जब दूसरे देशों के प्रतिनिधि हमारे देश की जो संसदीय मूल्य हैं, जो संसदीय परंपराएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं, उनको देखने के लिए और समझने के लिए यहाँ पर आते हैं और हम भी उनका स्वागत करते हैं। हमने देखा कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ही इस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विजिट की और दर्शक दीर्घा से जो कार्यवाही है उसको देखा। हालांकि राज्यसभा में जब ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो उस समय कुछ हंगामा और शोर शराबा थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन जैसे ही सभापति ने ये अनाउंस किया कि मालदीव का प्रतिनिधिमंडल आया है और हमें उन्हें वेलकम करना है, सभी एकदम खामोश हो गए और ध्वनि मत से एक तरीके से उन्होंने उसका स्वागत किया और पूरे प्रतिनिधिमंडल का। और ये बताता है कि हम किस तरीके से अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं और उनको सम्मान देते हैं। निश्चित तौर से भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं और मूल्य हैं वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जहाँ तक कार्यवाही की बात करें तो कार्यवाही में हम देखें तो अभी जैसे कि राज्यसभा में प्रश्नकाल और लोकसभा में शून्यकाल चल रहा है, लेकिन इससे पहले जब राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा था तो वहाँ पर एक बेहद अहम मुद्दा उठा जिसमें कि संविधान की जो प्रति है उसमें उसकी छपाई को लेकर एक मसला उठा। तो उसको सभापति ने और सरकार की तरफ से नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने साफ कहा कि जो संविधान की प्रतियां हैं, जिस मूल रूप में वो संविधान की प्रति संविधान जो सरकार और जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो अनुमोदित है उसी रूप में छपनी चाहिए और वो तमाम पब्लिशर्स के साथ एक चीज ऋषि हम चाहते हैं कि आप इसका किसी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बेहतर बता पाएंगे कि जो यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया है जिस पर लगातार जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही हैं, जिस तरह की गलत बयानबाजी उन्होंने पॉडकास्ट के जरिए की, ये मामला क्या संसद तक भी पहुंचा और ये कहा जा रहा है कि उनको समन भेजा जाएगा? अब इस मामले में देखना होगा कि संसद में इस मसले पर क्या कुछ आगे की कार्यवाही होती है, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से ऐसा मसला नहीं है कि उनको सम्मन भेजा गया है। लेकिन निश्चित तौर से किसी भी तंत्र में, किसी भी व्यवस्था में अगर कोई जानकारी है और उसको
गलत तरीके से पेश किया जाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होने के प्रावधान हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पर क्या होता है। लेकिन हम जानते हैं कि आज संसद में जिस तरीके से बजट पर अब ये चर्चा होनी है दोपहर बाद, और उसके बाद वित्त मंत्री लोकसभा में 5 बजे जवाब देंगी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल होंगे, जबकि हम अपने बजट के जितने प्रावधान हैं उस पर सरकार का जो पक्ष है कम से कम बजट के प्रथम भाग में उसको देख पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे इस पर चर्चा जारी रहेगी। बढ़ते आगे, आज से दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया एनर्जी वीक 2025 शुरू हो गया। यह आयोजन एक स्वच्छ, आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनर्जी लैंडस्केप के लिए वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के दिग्गजों को एक साथ लाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक में देश और दुनिया भर से यहाँ यशोभूमि में जुटे सभी साथी सिर्फ इसी का हिस्सा भर नहीं है, आप भारत के एनर्जी एम्बिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपने हाइड्रोकार्बन की क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स कर रहा है। बड़ी डिस्कवरीज और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार के कारण हमारा गैस सेक्टर एक्सपांड कर रहा है। इससे हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा है। भारत अभी 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है और हम अपनी कैपेसिटी 20% तक बढ़ाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए लगातार उस पर काम कर रहा है। भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स कर रहा है। बड़ी डिस्कवरीज और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार के कारण हमारा गैस सेक्टर एक्सपांड कर रहा है। इससे हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा है। भारत अभी 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है और हम अपनी कैपेसिटी 20% तक बढ़ाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बजट में की गई घोषणाओं के बारे में भी जानकारी दी है। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया है। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड, जिंक ऐसे अनेक क्रिटिकल मिनरल से ड्यूटी हटा दी गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी भारत में एक सशक्त सप्लाई चेन के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। नॉन लिथियम बैटरी इकोसिस्टम को प्रमोट करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी ओपन कर दिया है। एनर्जी में हो रहा हर इन्वेस्टमेंट नौजवानों के लिए नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। साथियों, भारत के एनर्जी सेक्टर को मजबूती देने के लिए हम इसे जनता की पावर से लेस कर रहे हैं। और अब बात दिल्ली की, जहां चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी में काफी हलचल है, जिसका असर पंजाब में महसूस हो रहा है। इस तनाव भरे माहौल में दिल्ली के कपूरथला हाउस में आज आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कपूरथला हाउस पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। बैठक का एजेंडा दिल्ली चुनाव परिणामों का विश्लेषण और 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाना है। दरअसल पंजाब में पार्टी की राज्य इकाई में आंतरिक असंतोष फैल रहा है।
लिहाजा आज की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार पर मंथन तो होगा ही, विधायकों और मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी ली जाएगी। खास बात यह है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था। मान कैबिनेट के मंत्री, विधायकों सहित और पंजाब इकाई के 200 पदाधिकारियों ने चुनाव प्रचार किया था। और आप में जिस तरह से हार के मंथन को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, इसी पर बात करने के लिए हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ गई है। रमा, तो आज की जो बैठक है कपूरथला हाउस में, उसका एजेंडा तो हमने आपको बताया इस खबर के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या संजीवनी दे पाएंगे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, ताकि हार का दंश जो झेला है वो थोड़ा कम हो जाए और आने वाली रणनीति को पुख्ता तौर पर बनाया जाए 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए आंचल, आपने संजीवनी की बात कही है, तो उस संजीवनी को अरविंद केजरीवाल अब खुद ही यहाँ पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राघव चड्ढा यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों एमपी यहाँ पर मौजूद हैं और करीब करीब जो सभी विधायक हैं वो अंदर हैं। मीटिंग जो है वो अभी चल रही है। बड़े सवाल इस बैठक पर ये खड़े हो रहे हैं कि पंजाब की कैबिनेट की बैठक को भंग करके ये बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, उसकी तिथि आगे टाल दी गई है। और उसके साथ ही जिस तरह से विपक्षी दल तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, उसमें भी ये जो संजीवनी वाली बात आप कह रही हैं ना, तो ये जो अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह का संकट जो है वो महसूस कर रहे हैं। एक तो दिल्ली में करारा झटका, दूसरा आप में अब जिस तरह से पंजाब में वहां पर जो विधायक हैं उनके बीच असंतोष की खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का कहना है कि 35 के करीब विधायक ऐसे हैं जो उनके टच में हैं और वहां पर नाराज बताए जाते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, कई तरह के संकेत दिए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो पावर के आदी हैं, अब शीश महल से यहाँ पर काम नहीं चला तो हो सकता है कि पंजाब में जो है वो मुख्यमंत्री बनने की जो कवायद है वो देख रहे हों, वो आ रही हो। इसके साथ ही पंजाब में भी काफ़ी नाराजगी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे नशाखोरी की समस्या, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो वहाँ के लोग कर रहे हैं। महिलाओं से किए गए जो वादे थे वो वहाँ पर पूरे नहीं हुए हैं। महिलाओं के लिए जो आम आदमी पार्टी का व्यवहार है लगातार चर्चा में रहा है। दिल्ली में अगर देखें तो स्वाति मालीवाल, और पंजाब में भी अब महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि जो उन्हें भत्ता देने की बात की गई थी वो वादे में आम आदमी पार्टी विफल रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर यहाँ पर मंथन जो है अंदर हो सकता है। बैठक अभी चल रही है, लेकिन कई बड़े सवाल भी हैं और कई एक बड़ा सवाल जो लगातार पार्टी पर इस वक्त दिखाई दे रहा है आंचल, और उसी को लेकर लगता है कि उसी को सुलझाने में जो है ये बैठक की। और ये भी बताएं कि वहां पर अगर पंजाब की बात करते हैं तो इस तरह से वहां पर आधार पार्टी का हिला हुआ है। जो निगम चुनाव हुए थे वहां भी पटियाला को छोड़ के कहीं पर भी स्पष्ट बहुमत पार्टी को मिलता दिखाई नहीं दिया। तो अपने आप में ये बैठक काफी आम आदमी पार्टी के लिए अहम हो जाती है। नजरें सबकी इस पर लगी हुई हैं। एक और वजह से भी ये जो बैठक है वो काफी अहम है, क्योंकि खबरों के गलियारे में ये खबर भी कहीं ना कहीं तैरती हुई नजर आ रही है कि भाई क्योंकि लुधियाना का सीट खाली है और आने वाले विधानसभा चुनावों में ये भी बोला जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि भाई जब पावर का आदमी आदी होता है तो कहीं ना कहीं वो पावर अब शिफ्ट हो सकती है पंजाब में। बिल्कुल तमाम तरह के सवाल हैं और इसी में क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है वो खिसक चुकी है, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। तो जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह का लोगों में असंतोष है, जिस तरह का जो विधायकों में असंतोष है, हालांकि पहले ये भी कहा गया था कि ये जो बैठक है धन्यवाद देने के लिए बुलाई गई है, लेकिन धन्यवाद जो है वो किस तरह से देंगे जब पार्टी की वो सीट ही नहीं आई जो यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अपने आप में कई बड़े सवाल हैं, कई बड़े सवालों के घेरे में, और जो विपक्ष है वो भी लगातार तंज कस रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो 35 विधायकों के असंतुष्ट होने की बात कही गई है और उससे पहले भी कई विधायकों के कई पार्टियों से जो बातचीत, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडी अलायंस था उसके जो सहयोगी हैं वो भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की मीटिंग को दरकिनार कर आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में है, वो नीति नियमों की जो कैबिनेट की आपने ना बहुत दो अहम बातें रमा यहाँ साझा की कि खुद उसे कैंसिल करके यहाँ पर जो है बुलाई गई है। तो इस बैठक पर भी कई तरह के सवाल, और जो आम आदमी पार्टी के सामने अब चुनौती खड़ी हो गई है, अस्तित्व का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है आंचल, उसको देखते हुए ये काफी अहम कही जा सकती है। बिल्कुल, आपने तो बहुत अहम बातें कही कि खुद की सियासी जमीन तो तलाशनी ही है अरविंद केजरीवाल को, वहीं अंदर की जो पार्टी की राय और इंडी अलायंस में अब क्या स्थिति रहती है आम आदमी पार्टी की, इस पर कई प्रश्न खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।